चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप प्रतिमा दत्ता के साथ, और ये चुनावी स्टूडियो लेकर आज हम पहुंच चुके हैं इसराना। हरियाणा का चुनाव है और आप जानते ही हैं हमारे इस चुनावी स्टूडियो को लेकर हम प्रदेश के अलग अलग हलकों में पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको इस चुनाव का पूरा हाल बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर उम्मीदवारों की तैयारी कितनी है। अब इसराना में हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता से आपको मिलवाने के लिए हम जा रहे हैं इस चुनावी स्टूडियो में जो हमारे साथ है। राजनीति की अगर बात करें तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है, संगठन में भी काम किया, और बात जब विधानसभा पहुंचने की आई तब 5 बार विधायक चुने गए, 1 बार राज्यसभा सांसद बने, और अब जब विधानसभा का चुनाव है 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी के इसराना से कैंडिडेट हमारे साथ कृष्णलाल पवार साहब इस चुनावी स्टूडियो में है। बहुत स्वागत आपका पवार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज का। पवार साहब, फिर से विधानसभा की तरफ जाने का आपका पार्टी ने नाम का ऐलान किया, राज्यसभा में दिल नहीं लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, पूरे लोकसभा की रायशुमारी लेती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो पूरे विधानसभा की रायशुमारी लेते हैं और कार्यकर्ताओं के रायशुमारी लेते हैं। तो इसलिए हमने पूरे इसराना विधानसभा के हर गांव के अंदर मोबाइल वैन आई और सबकी रायशुमारी ली, और दो ऑब्जर्वर आए हर जिला हेडक्वार्टर पर, सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली। और जब उस रायशुमारी दिल्ली जाकर जो चुनावी संसदीय बोर्ड के सामने खुली, तो उसमें कृष्णलाल पवार का नाम नंबर 1 पर आया। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व और संगठन ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने की अनुमति दी, इसलिए मैं इसराना विधानसभा 5 बार के विधायक रहे हैं आप। स्टेट की राजनीति से कितना गहरा लगाव है पवार साहब? क्योंकि जो विधानसभा है, मेरा लगभग ये 8वां चुनाव विधानसभा का है, तो विधानसभा को विशेष तौर से मैं प्यार करता हूँ, जनता मुझसे प्यार करती है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, JP नड्डा जी का, अमित शाह जी का, और उस टाइम माननीय मनोहर लाल विशेष तौर से मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से मैं, और हमारे ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। मैं उनको नमन करता हूँ। अब जनता के आवाज़ पर, कार्यकर्ताओं की आवाज़ के ऊपर मुझे फिर से इसराना विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। पवार साहब, इस बार चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए दिग्गजों को चुनावी मैदान में फिर से उतारना पड़ रहा है, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का जो टारगेट मोदी जी ने दिया है, वो कह रहे हैं कुछ नेता असंभव सा है, बहुत ही कठिन सा है। आपको लगता है कठिन है या आसान है, हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार के लिए कोई ये नई बात नहीं है। किस प्रकार से गुजरात के अंदर लगातार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो निश्चित तौर से नायब सैनी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। क्योंकि मैं अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, मैंने कई मुख्यमंत्रियों का शासनकाल देखा, कई सरकारें मेरे सामने से गुजरी हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल जीरो है। इसलिए निश्चित तौर से आज हरियाणा प्रदेश के हर मतदाता का मन है, केंद्र की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी जो देश को 15वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आए, और 2024 का उनका मिशन है कि 30वें स्थान पर ले गए, जिससे कि 25 करोड़ पूरे देश में जो BPL परिवार हैं वो बाहर आए हैं। तो इससे लगता है कि हम तीसरे स्थान पर देश जरूर आसान है, मतलब आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा। तो कांग्रेस कह रही है हमारी आंधी चल रही है, वो आंधी आपको कहीं देखने के लिए मिल रही है क्या? आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल कांग्रेस सरकार नहीं बनाने जा रही है। तो बार बार हुड्डा साहब बोल रहे हैं। हुड्डा साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खुद की अंदरूनी उनकी बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनकी एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उधर से कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, कैप्टन अजय सिंह है। तो इसलिए आपस में मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा। टिकटों के बंटवारे पर आप किस तरह से इनके हालात हुई, बिल्कुल लास्ट में जाकर उनकी फाइनल टिकटें हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 2 किस्त में ही पूरे 90 विधानसभा सीट किस्तें जारी कर दी। कैंडिडेट चुनना पवार साहब बीजेपी के लिए भी इस बार आसान नहीं था। आप देखिए इतनी सारी मीटिंग्स, और उन मीटिंग्स के बाद भी लिस्ट जारी ना होना, बार बार मीटिंग्स होना, केंद्रीय चुनाव समिति बैठ जाती है, फिर मीटिंग्स होती हैं, फिर इतना लंबा चौड़ा दौर चलता है मीटिंग्स का, मंथन का, और उसके बाद जाकर कहीं लिस्ट आती है। तो कैंडिडेट चुनने में तो बीजेपी को भी इस बार इतना ज़्यादा आसानी नहीं हुई है। नहीं, इसके लिए
हमारा जो संसदीय समितियां हैं, पहले हमारी स्टेट की जो संसदीय समिति है उसकी मीटिंग होती है, उसमें जो हमारे प्रभारी थे 4 वो सभी शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। उसके बाद हमारी स्टेट के बाद दूसरी जो चुनाव समिति है अलग से उसकी मीटिंग हुई है, फिर कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी के बाद फिर सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है। तो 4 ऐसी समितियां हैं, उसके बाद फाइनल टच वहाँ दिया जाता है। तो इसीलिए इतना लंबा समय आप लोगों को ये लग गया। लेकिन टिकट वितरण के बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। इतने दिग्गज नेता रोते हुए, परेशान होते हुए, पार्टी को छोड़ के जाते हुए हमने देखा। इसलिए ये कोई भारतीय जनता पार्टी की अलग से कोई ऐसी बात नहीं। तो हर पार्टी के अंदर जो टिकट का इच्छुक होता है उसको टिकट ना मिले तो सभी लोग इस प्रकार के करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर थी, टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत से साथी मेजोरिटी में केवल 2-4 दिन का गिल्ला करके फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम पर लग जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सारे जितने भी रूठे हुए थे सब फिर से काम करने लगे? लगभग जिन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद उनके दिमाग में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम माँ के साथ कोई धोखा नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर काम पर लग जाते हैं। अच्छा, लग गए, लगभग नेता लग हाँ, गए। लगभग अभी नेता। लोकसभा का चुनाव हाल ही में गया पवार साहब, 5 सीटें बीजेपी, 5 सीटें कांग्रेस, टाई हो गया। इससे कहीं मनोबल में कोई कमी है बीजेपी कार्यकर्ता के? 1% भी मनोबल में कमी नहीं है। हमारी सीटें, हम ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें हमने विधानसभा की जीती हैं, और उसमें बहुत सी सीटें तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा नेगेटिव वाली बात नहीं है। अच्छा, नेगेटिव ज्यादा नहीं लग रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी वो लोग कह रहे हैं कि सरकार के प्रति है, विधायकों के प्रति लगातार एंटी इनकम्बेंसी है और काम वाम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। ऐसा नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी के खिलाफ दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये सब गलत बात है, कांग्रेस का झूठा प्रचार है। ये केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। तो बात चाहे किसानों को लेकर कहें, कांग्रेस वाले कहते हैं भाई किसान मार दिए बीजेपी ने, जवानों की बात आती है तो कहते हैं अग्निवीर स्कीम लेकर आ गए, हर जगह में परेशान कर दिया, हरियाणा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम जवानों का सम्मान करते हैं। मैं अतीत में ले जाना चाहता हूँ, जब स्वर्गीय अटल बिहारी भाई देश के प्रधानमंत्री थे तो कारगिल का युद्ध हुआ था, हिंदुस्तान की जनता ने उसमें सफलता हासिल की थी। कारगिल के युद्ध से पहले किसी शहीद को उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार नहीं किया जाता था। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार कराया, उनके पैतृक स्थान पर कराया, और उस समय में 10 लाख रुपए परिवार को 67 राशि दी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी। और आज कोई देश का जवान देश के रक्षा के करते हुए शहीद हो जाता तो केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ की राशि उस परिवार को 67 दी जाती है, परिवार को सरकारी नौकरी दी जाती है। और हरियाणा में भी पहली हरियाणा सरकार ऐसी थी, कोई हरियाणा प्रदेश का जवान को शहीद होता था तो उस टाइम 50 लाख रुपए की उनको 67 राशि सरकारी नौकरी दी जाती थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया है। हमने 2014 का चुनाव देखा, मनोहर लाल खट्टर साहब ने बढ़िया सरकार चलाई, आप उस कैबिनेट में शामिल रहे, जब एक्सपेंशन हुआ पहला तो उसमें आपको जगह दी गई, जिम्मेदारी दी गई। 2019 का विधानसभा चुनाव आया, हार का सामना आपको करना पड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट बलवीर माल्यवकी से। अभी फिर से 2024 में मुकाबला आपका उन्हीं से ही है? अब कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और जो जनता समझ चुकी है कि जो झूठ बोल के वोट लेकर हासिल करके गया था, जनता के बीच में रहकर सेवा नहीं कर पाया, तो इसलिए जनता अब उनको नेगलेक्ट करती है। तो इसलिए अच्छा, मुकाबला इस बार बिल्कुल नहीं है? मैं मुकाबला नहीं मानता। हमारा बहुत जबरदस्त माहौल। जैसे ही आपने बोला मुकाबला नहीं है, आपके एकदम कार्यकर्ता तैयार हो गए, नारेबाजी लेके दिखा रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। उत्साहित है, उत्साहित है, उत्साहित है। कृष्णलाल पवार जिंदाबाद, कृष्णलाल पवार जिंदाबाद, बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, लग रहे हैं। ग्राउंड पर क्या इतनी चीजें स्मूथ हैं पवार साहब? ये तो कार्यकर्ता है, साथ में जुड़े ही हैं और लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर दिल पे हाथ रख के बताइएगा, परेशानी नहीं हो रही जब चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं? 1% भी मेरे दिल पर कोई परेशानी नहीं है।
बिल्कुल 100% मतलब बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री। अच्छा, चुनाव हम 24 आवर पर हमारी वोटिंग करा दे हाँ। तब भी हम तैयार हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब पिछली बार जब हार का सामना करना पड़ा तो जो वोटर है इस बार ये सोच रहा है कि नहीं पवार साहब के साथ ये गलत हुआ, मतलब अब तो इसको ठीक करना है हमें और विधानसभा पहुंचना हाँ बिल्कुल 100% लोग यही महसूस करें ये हमारे से महसूस कर रहे कि हैं। पहले से हमारे से गलती हुई है, हम्म, क्योंकि जो पहले का जो उम्मीदवार था तो जिस प्रकार से पहले 2 चुनाव हार चुका था तो उसके बाद थोड़ी हमदर्दी होती, लेकिन उसने ऐसा किया जैसे हाथ पर ग्लेसरीन लगा करके जब सब आम जाता उससे पहले आंखों पर लगा लेता था, आंसू आ जाते थे और नकली आंसू जो उन्हें बहा करके तीसरा चुनाव जीता है। अब लोग समझ चुके हैं, लोग कहते हुए हमारे से भूल हुई है लेकिन अब की बार हम भूल नहीं करेंगे। अच्छा, लोग बिल्कुल क्लियर कट तरीके से इस बात को समझते हैं। बिल्कुल समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने विकास के काम कराए हैं। हमने सराना को सब डिवीजन बनवाया है और हमने मतलोडा सब तहसील थी उसको तहसील अपग्रेड कराया, कॉलेज, गर्ल कॉलेज, IITI, CHC बनाए और 125 से ज़्यादा नई सड़कें हमने बनवाने का काम किया और लगभग 2 दर्जन हमारे जो पावर हाउस है, चाहे 33 kV है या 132 kV है या 220 kV का काम चल रहा है, तो नए पावर हाउस बनाने का हमने काम किया। काम वाम बढ़िया किया आप लोगों बहुत ने। लेकिन और- पवार साहब, हम इस चुनावी स्टूडियो के जरिए इससे पहले खुद मैंने जो यात्रा की उसमें ग्राउंड जीरो पे मैं जाके तमाम विधानसभा हलकों का मैंने हाल जाना। हर जगह टूटी हुई सड़कें मिल रही हैं मुझको, बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को टूटी सड़कों की वजह से भी है, गंदगी की वजह से भी, और ये बिल्कुल बेसिक एक सुविधा है जो लोगों को मिलनी चाहिए। आप मानते हैं इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं लोगों में भी नाराज़गी है या काम जितनी स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हुआ? ऑनेस्ट आपसे इस पर मैं जवाब इसके लिए हम विशेष तौर से हम जो हमारे देश के जो सड़क मंत्री हैं गडकरी जी, हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का जो NH वगैरह का जाल बिछा दिया और हरियाणा प्रदेश में इतने NH निकाले हैं तो जिससे कि आज पूरे प्रदेश के अंदर आप किधर भी जाइए, जैसे अब जींद एरिया से जाते हैं तो 7-7, 8-8 NH वहाँ से निकले हैं। तो 152 डी KMP, KGP, इन सब तमाम चीज़ों से लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन मैं अंदर विधानसभा हल्के के अंदर की बात कर रही हूँ, शहरों के रोड्स की बात कर रही हूँ, गाँव से दूसरे गाँव की रोड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हालत अब ठीक नहीं है। इसके लिए जिस प्रकार से बारिश का मौसम होता है स्वाभाविक है, बारिश के मौसम में सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद उनको रिपेयर करने वाला काम है तुरंत कर दिया जाता है। नई सड़कें जो बननी है वो भी बना दी जाती हैं। तो निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में सड़कों का इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन हम कुछ पॉइंट पर मान सकते हैं अभी बारिश के डैमेज हो जाती है कई सड़कें, उनको बाद में तुरंत ठीक कर दिया आप जाता कह रहे मानसून की वजह से तमाम परेशानियां देखने को मिल रही है, अदरवाइज नहीं है, है। अदरवाइज नहीं है। तो मानसून में ही जस्ट आपका चुनाव है, परेशानी तो नहीं होगी इससे? कोई परेशानी वोटर कहीं ऐसे करे कि भाई खुंदक में आए, सड़कें इतनी ज्यादा बदतर हालत में है, गड्ढे ही गड्ढे हर जगह पर हैं, तो वोटर परेशान तो नहीं होगा इस नहीं, बात वोटर से? परेशान नहीं होगा, उत्साह पक्का श्योर हैं? श्योर। क्योंकि आप भी लगातार प्रचार के लिए जाते हैं तो वोटर कहता नहीं है कि भाई साहब गड्ढे तो देखिए, क्या करें हम? नहीं, उनको पता, क्योंकि मैं इस राणा विधानसभा की काफ़ी सड़कें ऐसी हैं, या तो पाइपलाइन में या तो टेंडर हो चुके हैं अच्छा, या उनके टेंडर होने वाले हैं, कुछों के वर्क ऑर्डर होने वाले हैं। तो ये स्थिति है हमारी। ये स्थिति है तो लोग भी समझते हैं, जानते हैं, और कोई परेशानी आप कह रहे हैं नहीं इस नहीं, संदर्भ में आएगी। पवार साहब, 2014 की अगर हम बात करें, उस सरकार में मनोहर लाल खट्टर साहब की आपने बड़े अहम विभाग भी संभाले। हाँ जी। आज अगर हम बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, तो विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये आरोप तो लगते ही हैं, और आए दिन जो भी घटनाक्रम प्रदेश में घट रहा है, अब वारदातें किस तरीके से सरेआम अंजाम दी जा रही हैं, कभी लूट की हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है क्या? बीजेपी क्या पूरी तरीके से फ्लॉप रही लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार है, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन उसको ट्रेस आउट करना हमारी जो हरियाणा पुलिस की जो है वो तो बल वाली पुलिस है, तो इसे इस प्रकार से क्राइम करने वाले को जल्दी से जल्दी राउंड अप कर लेती है और उसको जो दंड मिलना चाहिए उसके लिए कार्रवाई पूरी करते हैं। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल सक्षम नहीं है क्राइम को रोकने में, अब मैं जब आऊँगा, मैं जब सरकार बनाऊँगा, तभी जो अपराधी हैं वो हरियाणा से भाग जाएंगे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनके समय में भी बहुत जो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, अब कम हुआ।
अच्छा, अब कम है। आप हाँ। कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में ज्यादा था क्राइम रेट। आप जेल मंत्री भी रहे और जब आप जेल मंत्री थे तब भी लगातार हम आपसे बात करते थे, सवाल पूछते थे। मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पकड़े जाते थे जेलों में, हालांकि जब भी आप तक वो बात पहुंचती थी एक्शन तुरंत लिए जाते थे। तो क्या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का संरक्षण अपराधियों को देने की कोशिश हो रही है, या फिर कहाँ से ये तमाम चीज़ें पवार साहब जेल में पहुंच रही हैं, या अपराधियों का जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? क्या इसको लेके कोई मंथन या कोई स्ट्रैटेजी पार्टी ने बनाई है? इसके लिए जब मैं जेल मंत्री था, हमने 5G के वहाँ पर टावर लगाए थे, जिससे कि जो मोबाइल अंदर काम ना करे, इस प्रकार से वहाँ पर सभी जेलों के अंदर जैम्बर लगे थे। हमने आधुनिक जैम्बर लगवाने के लिए हमने किसी कंपनी को हायर किया था। उसके बाद मैं हट गया था, लगे नहीं लगे। अच्छा। लेकिन हमने प्रोसेस चालू किया था कि वहाँ पर हाई कैपेसिटी के जैम्बर सिक्योरिटी के लिए जैमर्स लगाएं ताकि फोन अंदर से कोई ऑपरेट करके अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे। तो वो अभी उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि रंजीत चौटाला निर्दलीय समर्थन देकर आए, उनको ये विभाग वो संभालते हुए दिखे हमें। अब नाराज हो गए, हालांकि दोबारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंट्रोल इस पे किया गया? इसके लिए जब मैं मंत्री था तो ये प्रोसेस मेरे समय शुरू हुआ था, लेकिन अच्छा। उसके बाद उसकी क्या डिपार्टमेंट के पास था, मुझे अभी पूरा फीडबैक नहीं है, लेकिन अच्छा। शुरुआत मैंने की थी। आपने की थी इसको रोकने के लिए। परिवहन विभाग भी आपने संभाला, और जब आप मंत्री रहे तब भी लगातार बसों की कमी को पूरा करने के लिए आपने तमाम प्रयास किए। वो कितने सफल उसमें अभी आप देखते हैं कि हरियाणा की सरकार रही, या उस कमी को कितना पूरा कर पाए? इसके लिए 4100 बसों का उस टाइम का बेड़ा था। कोई भी परिवहन विभाग की नई बस आती है तो 7 लाख किलोमीटर चलने के बाद उसको कंडम डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने, जैसे बसें जितनी कंडम होती थी, हम नहीं बस ऑर्डर देकर ले लेते। कोई काम वाम हुए उसमें? हैप्पी स्कीम भी हमने देखा, अभी आप लोगों ने चुनावों से पहले लॉन्च किया। हैप्पी स्कीम के तहत फ्री यात्रा करवा के वो पासेस आप दे रहे हैं, वो हैप्पी कार्ड लोगों के बनवा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट चुनावों में मिलेगा? वोटर हैप्पी हो पाएगा क्या? इसके लिए जैसे हम गांव के अंदर जाते हैं, बात करते हैं, भी आपको हैप्पी कार्ड दिया गया है, तो कई लोग कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। अच्छा। देखो जी, ये मेरे पास हैप्पी कार्ड है, मैं हरिद्वार गंगा स्नान करके आया हूँ, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा हरियाणा परिवहन तो विभाग लोग की ये ओर से। नहीं कहते कि भाई चुनावों के समय में ही क्यों ये हैप्पी कार्ड बनवाया, पहले क्यों नहीं बनवाया? इसके लिए परिवहन विभाग की जो बसें हैं उसमें काफ़ी कैटेगरी को फ्री अलाउड है। जिस प्रकार से कोई कैंसर पेमेंट है उसको फ्री है, और जैसे हमारे स्टूडेंट हैं उनको फ्री है, और लड़कियां हैं उनके लिए फ्री है। तो बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जिनको ज़्यादा परिवहन विभाग ने सुविधाएं दी जाती हैं। सुविधाएं दी हैं, लेकिन वोटर ये नहीं कहते, लोग ये नहीं कहते कि पहले देते थे तो और अच्छा रहता। नहीं, इसके लिए मैंने आपसे बताया तो है ना, क्योंकि जो भी समय पर ही इस प्रकार की घोषणाएं की जाती है वो समय समय पर हम करते रहते। जिस प्रकार से हमारी बेटियां हैं उनको केवल 60 किलोमीटर तक का बस पास अलाउड था, तब मेरे पास कोई चिट्ठी किसी बेटी की आई कि मैं गरीब परिवार से हर रोज़ 60 किलोमीटर के बाद कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, हमें जाना पड़ता, तो किराया देना पड़ता है डेली, हम फोन कर नहीं सकते। तो तुरंत मैंने मुख्यमंत्री से बात करके उसे 60 किलोमीटर से बढ़ा करके 150 किलोमीटर तक करवाया है। अच्छा। जिससे कि हमारी कोई बेटियां उनको किसी प्रकार से कठिनाई ना हो। आप कह रहे हैं बहुत से आपने जन कल्याण काम किए, योजनाएं बीजेपी लेकर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ घोषणाएं ही की इन्होंने, वो भी चुनावों से ठीक पहले, वो भी इसलिए क्योंकि दिख रहा है इनको कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर सरकार बना रही है। तीसरी बार फिर सरकार बना रही है। बहुत से आपने बहुत सी सरकारों के काम को देखा, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है किस मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली रही, कार्यशैली? मैंने 5-6 मुख्यमंत्रियों की कार्यप्रणाली देखी है, लेकिन मैंने मनोहर लाल का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके समय में लगभग 1.5 लाख के करीब नौकरियां लगी है, जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी है। और नायब सैनिक कार्यभार संभालने के बाद जो किसान वर्ग है, चाहे हम गरीब व्यक्ति है,
उनके लिए योजनाओं के लिए घोषणा की और योजनाएं कुछ चालू भी की है। हाँ। उससे किसान वर्ग और हमारा जो गरीब आदमी है वो सभी सुखी है। सब सुखी हैं। तो चेहरा नहीं बताया, ज्यादा सबसे बढ़िया फेवरेट कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा? तो इसके लिए मैं माननीय नायब सैनी जी भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल जी ने भी अच्छे काम किए। अच्छा, मतलब दोनों को आप तराजू में तोल नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा? नहीं, उन अपने कार्यकाल में उन्होंने अच्छे काम किए, ये अपने कार्यकाल में ये भी अच्छे तो काम अब कर। नायब सिंह सैनी साहब के चेहरे पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में जाने का फैसला किया फिर से, उससे क्या लगता है अब पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? इसको निश्चित तौर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मिलेगी। जो विरोधी लोग थे वो आज खुद कहने लगे कि जब से नायब सैनी जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है, हाँ। माहौल बहुत अप किया है। अच्छा, अब हुआ है? हाँ जी। आपको लोग भी कहते हैं, नेता भी कहते हैं, आम लोग भी कहते हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके से नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे कि सीएम हाउस में मंजे बिछवा दूंगा। सीएम हाउस में मंजे बिछवाने की बात उन्होंने कही। हर किसी से इतने मिलनसार तरीके से वो मिले और लगातार काम में डटे रहते हैं। सीएम हाउस के दरवाजे खोलने की बात उन्होंने कही। तमाम लोग हम देखते हैं, आते हैं, उनसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, चाहे रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए। इन तमाम चीजों से आपको लगता है पवार साहब पार्टी फिर से तीसरी बार बना लेगी सरकार? बिल्कुल, क्योंकि जो आम नागरिक है जिसने कभी मन में ये भी नहीं सोचा था कि मैं सीएम हाउस तक भी जा सकता हूँ, वो आम गरीब व्यक्ति भी आज सीएम हाउस जा रहा है और कोई अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री से काम के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर से उनको वहाँ पर चाय से, पानी से, खाने से उनकी सेवा उनकी होती है। और एक व्यक्ति तो रात को 12 सवा 12 बजे मिलने के लिए गया तो माननीय नायब सैनी जी खुद उठकर उससे पूछने लगे आप रात को इतने लेट क्यों आए, किस लिए आए हो? तो बोला जी मैं तो क्यों लिए देखने के लिए आता, लोग कहते थे रात को 12 बजे भी जाओगे तो मिलेगा, इसलिए मुझे काम कुछ नहीं, मैं तो आपको चेक करने के लिए आता। अच्छा, लोग चेक करने भी जा रहे हैं। तो मनोहर लाल जी जब थे तो इन तमाम चीज़ों को लेके दूरियां थी क्या वोटर्स से, हरियाणा वासियों से, या इस तरीके से मिल नहीं पा रहे थे जिस तरीके से नायब सिंह सैनी साहब काम कर रहे हैं? इसलिए माननीय मनोहर लाल जी उन्होंने बहुत काम किया है, इतने डिपार्टमेंट को रिव्यू करते थे, खुद अपने सामने फिजिकली हर फाइल को देखते थे, उसको जो कोई कमी होती थी अधिकारियों को बुलाते थे। तो उनके कार्यकाल में भी इस प्रकार की कठिनाई नहीं है। लेकिन आज क्योंकि चुनाव का माहौल था और नायब सैनी जी उसी टाइम आचार संहिता लग गई, तो स्वाभाविक तौर पर कि चुनाव के दौरान में मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, वो दौड़ भी रहे हैं और जनता का प्यार उनको मिल भी रहा है। और प्रदेश के अंदर निश्चित तौर से वो सरकार बना पाएगी। कन्वर्ट होगा, ये वोट्स पे कन्वर्ट होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोग बना लेंगे या 2019 की तरह सहारा लेना पड़ेगा इधर उधर से? किसका सहारा लेंगे? निश्चित तौर से हमारी सरकार बनेगी। हाँ। तो इसके लिए क्या नायब सिंह सैनी फैक्टर काम करेगा या पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी वो काम करेगा? लोग जैसे हम गांव के बीच में जाते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, पूछते हैं आपके गांव में कितने लगे, कोई गांव कहता है हमारे 150 लगे, कोई कहता है हमारे 20 लगे, कोई कहता है 30 लगे। तो इस प्रकार से हर वर्ग के बच्चे लगे हैं। ये तो हर वर्ग के बच्चे लगे, ये गांव में चीज़ है जो वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। गांव में इसका चर्चा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है मतलब चुनाव के लिए। खर्ची पर्ची की आप कांग्रेस के लिए बार बार करते रहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कहाँ है खर्ची, दिखा तो दीजिए, पर्ची है कहाँ? कांग्रेस पार्टी के लोग अपने समय में उन्होंने क्या नहीं किया, उन बातों को छिपाने के लिए आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम सरेआम पब्लिक के बीच में कहते हैं कि कोई व्यक्ति साबित कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो पैसे से कोई सिलेक्शन हुई है। निश्चित तौर से जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुई है, सिर्फ मेरिट और कुछ नहीं। और यही मेरिट आप चुनावों में हासिल कर पाएंगे। तो कांग्रेस के जो दावे हैं इतने बड़े बड़े, पूर्ण बहुमत की सरकार, कभी 70 पार, हालांकि ये कोई ऐसा नैरेटिव तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जोश में जब हम इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, तो ज़रूर नेता बोल देते हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, 70-75 कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो सपने ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग सपने ले रहे हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस सपने ले रही है? सपने ले रही है। वाकई में? वाकई में।
नहीं कहीं संभव कुछ नहीं। संभव नहीं। नहीं जी, नहीं पॉसिबल है। चाहे कुछ भी बातें कर लें, लेकिन ग्राउंड में आप कह रहे हैं कि वोटर बीजेपी के एक एक काम को समझ रहा है, मान रहा है, उसको लेके आगे चलेगा। कृष्णलाल बिल्कुल। पवार बिल्कुल आश्वस्त है। बिल्कुल आश्वस्त है। आश्वस्त है। ठीक है, थोड़े से नारे अपने आगे कार्यक्रम के लिए भी बचाइए। तो आश्वस्त है पवार साहब, तीसरी बार बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सैनिक बनेगी। तो सरकार बनती है, एक बड़ी जिम्मेदारी में पवार साहब को भी देखेंगे हम। नहीं, उसके लिए जब सरकार बनेगी वो मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना जाता है। जो मुख्यमंत्री बनता है उसके अधिकार की बात होती है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन लोग तो देखना चाह रहे हैं फिर से पवार साहब के वही तेवर, वही काम, वही एक्शन। वो मुख्यमंत्री तय करता है, तो नायब सिंह सैनी साहब तय करेंगे वही अगर तय- तीसरी बार बीजेपी उनका अपना अधिकार है। हाँ, जो मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है वही तय करते हैं। वही तय करेंगे। लेकिन आप इतना तय कर चुके हैं कि विधानसभा तो पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ तो आप जा रहे हैं इस राना से। बिल्कुल, बिल्कुल कोई कंपटीशन, कोई टक्कर नहीं। नहीं, कोई टक्कर नहीं। 2019 के चुनाव में जो कसर रह गई थी सारी दूर कर देंगे इस बार वो। हाँ जी, हाँ जी। आश्वस्त है? बिल्कुल पक्का ऑन कैमरा कह रहे हैं? बिल्कुल 8 आश्वस्त तारीख है। को करेंगे बातचीत। बिल्कुल 8 तारीख को बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे। आपको लड्डू खिलाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल लड्डू खाएंगे। और 8 तारीख का इंतजार करते हैं हम भी और प्रदेश के लोग भी। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस बातचीत के भारत लिए। माता की कृष्णलाल पवार साहब से बातचीत आपने सुनी, जो आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। ये कह रहे हैं कि पिछली बार चुनाव हारा तो उसके पीछे एक ही कारण था, कांग्रेस का जो कैंडिडेट था 2019 में जो जीता, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था, लोगों के सामने रो रहे थे और एक सिंपैथी कहीं ना कहीं मिल गई थी। लेकिन लोग अब जब ये प्रचार में जाते हैं तो साफ तौर पे कहते हैं पवार साहब ये गलत हुआ, आपको जिताना चाहिए था, हालांकि पिछला चुनाव भी, लेकिन इस बार तो कोई कसर छोड़ेंगे ही नहीं। और 2024 के इस विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आएंगे तो इस राना से आप देखेंगे कि पवार साहब जीत रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और विधानसभा में इस राना की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लड्डू खिलाएंगे, 8 तारीख को वादा किया है, आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर। बड़ी जिम्मेदारी, अगर सरकार बनती है तो वो पार्टी तय करेगी, सीएम तय करेगा। लेकिन इतने जो काम किए बीजेपी की सरकार ने 10 साल में, और जब कैबिनेट का हिस्सा रहे पवार साहब, तो बढ़िया स्थिति में बीजेपी की सरकार ने काम किया और उससे ग्राउंड में जो लोगों में माहौल देखने को मिल रहा है, जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। नौकरियों को लेकर जो काम बीजेपी ने किया है, उसी काम के बूते वोटर्स ये मन बना चुके हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार। क्या ये संभव लग रहा है आपको या फिर असंभव है? आप जनता जनार्दन है, फैसला आपको करना है। लेकिन चुनावी स्टूडियो से इस आज की पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।